तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सेल। तो इससे जो पहले लेक्चर आया था उसके अंदर हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, किरचॉफ्स के लॉ, दो लॉस थे। ठीक है, दो लॉस थे। आज हमको बात करनी किसकी, सेल्स की, और सेल्स के अंदर किरचॉफ्स लॉ का काफ़ी यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल वही चीज़ है जिसमें आप वॉचेस चलाते हो, है ना, आपके रिमोट्स के अंदर सेल चलता है। ठीक है ना, और भी कई तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सेल है क्या? सेल की जो डेफिनेशन आप लिखो तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसी को क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है? करंट प्रोड्यूस करना। ठीक है, करंट, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो करंट ही दे रहा है। एनर्जी भी, जो करंट है वो भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब करंट देना। ठीक है, तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। जैसे ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा इसके अंदर। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, है ना, और कुछ ऐसे रॉड्स होते हैं जो प्लस, और ये माइनस, एनोड कैथोड। ठीक है, तो इस दोनों से आप क्या ड्रॉ कर लेते हो? वोल्टेज ड्रॉ कर लेते हो। वोल्टेज ड्रॉ करने का मतलब है आपके पास करंट आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ठीक है, तो ये जो आपकी डिटेल्स हैं ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता चलती है। ये बेसिक आइडिया है सेल का। ठीक है, ये सब आपको इस चैप्टर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं याद रखने के लिए, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सेल का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अपन बार बार इसको तो बनाएंगे नहीं, है ना, इतना बड़ा। तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? एक रिप्रेजेंटेशन। क्या करनी पड़ेगी इसकी? रिप्रेजेंटेशन। कि अपने को ये पता कैसे चलेगा कि एक सर्किट के अंदर मैंने सेल लगा रखा है? तो कैसे पता चलेगा? इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ ऐसी। ये इसका ई है। ठीक है, और ये आर है। ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब होता है ई एम एफ, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई एम एफ। ठीक है, इसको फोर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये एक तरह का क्या है? पोटेंशियल है। क्या है? एक तरह का पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अपन वी लिखते थे ना, वैसे ही इसकी जगह अपन ई लिख रखा है ताकि अपने को सेल का पता चल सके। ठीक है, तो ये ई हो गया आपका, जो कि सेल के अंदर एक पार्ट है। ठीक है, जो आपको एनर्जी लिखे दे रहा है। और ये आर क्या होता है? आर है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आपका सेल होता है, जैसे ये सेल था जो आपका, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, एनोड कैथोड सब कुछ है। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स आइटम्स है उसको हिंडर करेंगे। हिंडर करने वाला होगा रेजिस्टेंस। तो सेल के अंदर जितना रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं अपन? आर से डिनोट करते हैं। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? सेल की। तो अगर आपको कोई पूछना तो ये पूरा सेल है। ठीक है, एक पार्ट नहीं, ये पूरा सेल है, ये पूरा सेल है। ठीक है, जिसके अंदर ई है और आर है। ठीक है, सिर्फ अकेला ई नहीं, आर भी इस सेल का ही पार्ट है ना। तो अगर आपको ई को डिफाइन करना हो, है ना, ई को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो अपन ने ई से लिखा था उसको, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? उसको आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स बनाई थी ना अपन ने, इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? नो करंट, नो करंट। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका सेल है, सेल तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा आपका, ये रहा आपका सेल। ठीक है, इसको आपने कहीं कनेक्ट नहीं कर रखा। मतलब क्या है कि ऐसे कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक है यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं कर सकता जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है,
तो ये क्या होगा आपका ई होगा, ये होगा आपका आर। ठीक है, तो जब तक आपका जो सर्किट है वो ओपन है तो आप बोल सकते हो सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, ई के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से आई कोई पास कर ही नहीं रहा, करंट बह नहीं रहा, तो आई आर जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होता था वो तो जीरो होगा, क्योंकि करंट ही नहीं है ओपन सर्किट की वजह से। तो आपका अगर ओपन सर्किट है तो आप सेल का ई में क्या लिखोगे, ई लिखोगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। ठीक है, एक होता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, देखो आपका सेल कैसा बना था, सेल ऐसा बना था, ठीक है, सेल कुछ ऐसा बना था, ये था आपका ई, ये है आपका आर। तो जो सेल है ना आपका, सेल तो कौन सा है, टोटल ये सेल है आपका, ठीक है, टोटल ये सेल है। तो आपको पूछ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आप तो सेल के अक्रॉस बता दो, मतलब अगर यहाँ पर और यहाँ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, वो मुझे बता दो। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मतलब जिसके बीच में सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट, इन अ क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, क्लोज सर्किट का मतलब है करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे पहले बना था। ये आपका ई, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो टोटल है वो क्लोज्ड है ना, इस बार ये क्लोज्ड है। तो ये आपका ई होगा, ये आपका आर होगा। तो यहाँ से आपका करंट निकल रहा है, करंट आपका निकल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर आर है, ये भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अगर आप यहाँ से लिखोगे, जैसे ये आई आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से इधर चला गया ये आई, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से भी तो आई पास कर रहा है। तो क्या आप इस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, सर आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यहाँ से स्टार्ट करो, कितना आएगा भाई, अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और करंट भी ऐसे का ऐसे ही जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में, मतलब लिखना पड़ेगा माइनस आई आर। आर क्या है, स्मॉल जो आपका आई स्मॉल आर क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो माइनस आई आर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कूद रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव, कितना इंक्रीज हो रहा है, ई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये कितना है आपका, आप मान लो उसको आप वी बोल रहे थे, तो ये हो जाएगा वी की इक्वल, तो वी आ गया आपका जो ई माइनस आई आर। तो ये जो वी आया ना आपका, जो वी है, ये वी क्या है, इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेल पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो क्या होता है, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक बात। अब देखो अगर आपको ये जो ये एक सेल है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके साथ लगा रखा है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको मैं बोल रहा हूँ आर, ये स्मॉल आर, ये ई, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है आई। तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली क्या लगाओगे आप, किरचॉफ्स लॉ लगा दोगे, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, कैसे लगेगा, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ हमेशा, इस पॉइंट से मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, तो ऊपर जाऊँगा मैं, कैसे घूम रहा हूँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ यूँ, तो मेरी डायरेक्शन ऐसे है, करंट आ रहा है ऐसे उल्टा। तो सबसे पहले तो ई के पास चलते हैं। ई जो है वो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, आपका मतलब पोटेंशियल गिर गया, पोटेंशियल गिर गया इसका मतलब है माइनस लगेगा, माइनस ऑफ ई। इसके बाद आप यहाँ पर आ गए, आपने देखा कि करंट तो मेरी तरफ आ रहा है, मतलब अपनी डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस इंटू आई स्मॉल आर। ठीक है, फिर आप यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, आप कैसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, और करंट आपका कैसे जा रहा है, करंट आपका जा रहा है ऐसे। तो आपको फिर पता चला कि ये तो मेरी तरफ आ रहा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में अपोजिट, तो फिर प्लस और कितना जाएगा आई इंटू कैपिटल आर। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप निकाल लोगे आंसर, कितना आ जाएगा, आई कॉमन आर प्लस आर, ये क्या हो जाएगा ई, यहाँ से आप आंसर आ जाएगा आपके पास आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप बैटरी लगाओगे या आप कोई सेल लगाओगे, है ना, ई और स्मॉल रेजिस्टेंस आर का, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका, तो करंट कितना निकलेगा उसमें से, ई अपॉन आर प्लस आर।
आर प्लस स्मॉल, आपका जो स्मॉल आर प्लस बिग आर, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक। अब कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, कॉम्बिनेशंस की, जैसे अपन ने पिछली बार रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन करा था, है ना, इस बार अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है तो होता है ना, मतलब बहुत सारी बैटरी साथ में लगा के फिर अपन किसी डिवाइस को चलाते हैं, तो बिल्कुल वैसा भी यहाँ भी तो कर सकते हैं। तो देखो होगा क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे सीरीज़ की बात करते हैं सबसे पहले, सीरीज़ की, ठीक है, सीरीज़ की बात करते हैं। तो सीरीज़ की जब आप बात करोगे तो आपने सेल को सीरीज़ में लगाया, सेल को सीरीज़ में लगाया मतलब साथ साथ लगा दिया, तो इसका मतलब है आपने कुछ ऐसा लगाया होगा, ये ई, मान लो ये E1 है और ये आपका R1 है, क्योंकि सेल के अंदर एक E1 होता है एक R1 होता है। फिर दूसरा सेल आपने लगा दिया ये, और यहाँ पर ये R2, ये E2, ये R2। तो आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम गिवन है, आप ये चाहते हो कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, इतना मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ऐसा सर्किट दे दो बस, एक जिसके अंदर एक ऐसी बैटरी हो और एक ये ऐसा हो। तो मुझे यहाँ पर E इक्विवेलेंट निकालना है और यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो मुझे इसकी इक्वल करना है, मतलब आप क्या कर रहे हो, इस सिस्टम को इस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो आपका करंट कितना बह रहा था, I बह रहा था, तो यहाँ से भी कितना बहेगा, क्योंकि आप इक्विवेलेंट कर रहे हो ना, ये सर्किट इस सर्किट की इक्वल है, तो जितना करंट इस सर्किट से बहेगा इतना ही करंट इस सर्किट से बहेगा, तो ये I तो ये भी I, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो, अगर मुझे, मैं इनपुट इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मानता हूँ, क्या मानता हूँ, V मानता हूँ, तो इसके अक्रॉस भी कितना आना चाहिए, V आना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट है ना, इसके अक्रॉस V है तो इसके अक्रॉस भी V होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से V निकालने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से, ऊपर वाले से। तो अगर मैं ऊपर वाले से V निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, देखो यहाँ करंट आपका ऐसे जा रहा है, आप सीधा ऐसे ही चलो, कैसे चलो, सीधा यूं ही। तो देखो करंट आपका ऐसे जा रहा था, आप भी साथ साथ करंट के जा रहे हो सेम डायरेक्शन में, मतलब आप लिखोगे -IR2, ऐसे लिखोगे -IR2। उसके बाद चढ़ गए ऊपर, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो +E2। उसके बाद फिर -IR1, उसके बाद +E1। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा, ठीक है, जो किससे निकाला आपने, ऊपर वाले सिस्टम से निकाला है, ठीक है। और अगर नीचे वाले सिस्टम से V निकालोगे तो कितना आएगा, नीचे वाले सिस्टम से वापस I जा रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो -I R इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, +E इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा। अब आपको पता है क्योंकि सिस्टम्स इक्वल हैं तो आपका पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो पोटेंशियल सेम कर दो। क्या आया था अपने पास पोटेंशियल, ये आया था -I ऑफ R1 +E1 -I ऑफ R2 +E2 इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट -I ऑफ R इक्विवेलेंट। यहाँ से आप निकाल लो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं E1 +E2, ये हो जाएगा। फिर आप निकाल सकते हो बाहर +I, और अंदर क्या बच जाएगा, जैसे ऐसे लिखो, माइनस भी बाहर निकाल लो और I भी बाहर निकाल लो। तो -I मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, R1 प्लस और यहाँ से R2, और ये क्या हो गया, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू -I ऑफ R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि E इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा हुआ है, E1 + E2 लिखा हुआ है, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 + E2, तो ये आपका E इक्विवेलेंट आ गया। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट कैसे लिखा हुआ है, R इक्विवेलेंट की जगह लिखा हुआ है R1 + R2, तो R1 + R2, ठीक है। तो आप ये जो सिस्टम है, E1 R1 E2 R2, इसको आप सीधा कैसे लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। और E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, E1 + E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 + R2। तो ये कॉम्बिनेशन कर दिया अपन ने, सेल का क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या करा था मैंने, अगर आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, फिर ये पॉजिटिव था फिर ये नेगेटिव था, मतलब इसको बोलते हैं कि सेम डायरेक्शन के अंदर सेल्स अरेंज्ड है ना, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक ही बड़ी डंडी छोटी डंडी फिर बड़ी डंडी फिर छोटी डंडी, ठीक है। ऐसे करके सेल्स अटैच्ड हैं, कितने भी सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं उल्टा कर दूँ तो, अगर मैं इसको उल्टा कर देता, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसी होती, मेरे पास जो सिस्टम है वो ऐसा होता, ये इस बार मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, क्या समझ में आया,
ये E1 बोल रहा हूँ इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ E2, इसको बोल रहा हूँ मैं R2। ठीक है, ये कैसे डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, अब ये वापस नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव है। पिछली बार यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था, देखो पॉजिटिव नेगेटिव। इस बार मैंने सेल को उल्टा लगा दिया। सेल को कैसे लगा दिया? उल्टा लगा दिया। भाई मेरे हाथ में ना, मैं कैसे लगाऊं उसको। ठीक है, तो आप फिर से मान लो कि आपका जो करंट है वो आई ऐसे जा रहा है, तो आपको किसकी इक्वल करना है इसको? आपको इसकी इक्वल करना है, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। तो ऑब्वियसली आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होना चाहिए, मान लो वी, वही कितना होना चाहिए? इसके अक्रॉस होना चाहिए वी। करंट कितना निकलेगा? सेम निकलेगा, क्योंकि सिस्टम अपन सेम ले रहे हैं, अपने को इसी सिस्टम को तो ऐसे कन्वर्ट करना है ना। तो ये सब चीज़ें सेम है। यहाँ से लिख लो, इस बार क्या आएगा ये, इस बार यहाँ से वी निकालोगे आप तो क्या आएगा आपके पास? करंट ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हो, तो आप लिखोगे माइनस आई ऑफ R2। अब इस बार E2 में अपन प्लस से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब आपका E2 भी ड्रॉप हो रहा है, मतलब पोटेंशियल आपका गिर रहा है। तो इस बार इसकी आगे भी क्या लगाऊंगा मैं? माइनस लगाऊंगा, माइनस ऑफ E2। फिर उसके बाद माइनस ऑफ आई R1, उसके बाद फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस E1। यहाँ से निकालोगे V, तो V कितना आएगा आपके पास? आ जाएगा V। आप करंट, आप भी खुद भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो मतलब माइनस आई आर इक्विवेलेंट प्लस ई इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो आप लिख सकते हो, उसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो E1 माइनस E2, ठीक है, माइनस आई R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करोगे दोनों को, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? वो तो R1 प्लस R2 ही हो जाएगा। ठीक है, और ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इस बार इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। क्या हो गया ये? E1 माइनस E2। पिछली बार कितना आ रहा था? पिछली बार आ रहा था E1 प्लस E2। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर आपने सेल्स उल्टे सीधे अरेंज करे हैं तो आपका सिर्फ साइन ही चेंज होना है और कुछ चेंज नहीं होना है। पूरा डेरिवेशन वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने E1 और E2 को सबको सेम साइन में लगाया तो E1 प्लस E2 कर देना। अगर आपने कोई भी सेल उल्टा लगा दिया है तो उसके आगे जो उल्टा लगाया सेल उसके आगे माइनस लगा देना। ठीक है, तो आप उसको सिंपली निकाल सकते हैं, ये आपको मैंने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो ये बात हो गई सीरीज की। अब बात करते हैं पैरेलल की। भाई अपन जैसे रेजिस्टर्स को सीरीज में अरेंज करते थे तो पैरेलल में भी अरेंज करते थे, वैसे ही सेल्स को भी अपन पैरेलली अरेंज कर सकते हैं इन पैरेलल। तो होगा क्या? देखो ऐसा कुछ बनेगा, ये आपका सेल है, ये आपका सेल है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। तो मान लेते हैं यहाँ से आपका करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आपका I2। तो आपको पता है कि अगर जंक्शन पे दोनों करंट ऐसे I1 प्लस I2 है, यहाँ से I1 आ रहा है, इधर से I2 जा रहा है, तो इधर से कितना आएगा टोटल निकल के? I1 प्लस I2 आएगा किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से। तो ये जो सिस्टम है इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है? इसको आपको कन्वर्ट करना है एक सिंपल सिस्टम में। सिंपल सिस्टम कैसा होगा? ऐसा, इसके अंदर एक बैटरी लगी होगी ई इक्विवेलेंट करके, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट करके इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ये क्या होगा? ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये चीज़ें होगी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर ये सेम है तो करंट जितना इस तार से निकल रहा था ई इक्विवेलेंट वाले केस में भी इतना ही करंट निकलना चाहिए। कितना निकल रहा था? I1 प्लस I2 निकल रहा था, तो यहाँ से भी कितना निकलेगा? I1 प्लस I2 निकलेगा। तो आपको इस सिस्टम को इस सिस्टम की इक्वेट करना है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा? V होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। और अगर ये V है और ये V है तो ये भी कितना होगा? ये V होगा। और अगर ये V है तो इसके बीच में कितना होना चाहिए? ये भी V होना चाहिए। तो इक्वेशंस बना लो, सब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। अगर मैं I1 की इसकी बात करूं, किसकी? इस ऊपर वाले सर्किट की बात करूं जो E1 और R1 वाली है, तो उसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि आपका जो V आएगा, जो आपका V आएगा वो क्या आएगा? यहाँ से चलना स्टार्ट करो साथ में ऐसे करके, तो आपका I भी ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हो, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ I1 है इसके अंदर, I1 R1 प्लस E1 ऐसे लिखोगे। तो यहाँ से आपके पास I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 की वैल्यू आएगी आपके पास V माइनस E1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I1, या आप लिख सकते हो सीधा I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन
R1। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आई, I1 की वैल्यू आई। आपको सिमिलरली लग रहा है, सिमिलरली I2 की वैल्यू कैसी आएगी, बस E2 माइनस वी अपॉन R2। जैसे अपन ने I1 के लिए निकाला वैसे अपन I2 के लिए निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे ही सॉल्व करके। तो I1 की वैल्यू क्या आई, E1 माइनस वी अपॉन R1। I2 की वैल्यू आई E2 माइनस वी अपॉन R2। ठीक है, यहाँ से अब आप इसको निकालो, किस चीज़ को, इस चीज़ को, या पहले ऐसा करते हैं, आप I1 प्लस I2 कर दो, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 कितना होगा, I1 प्लस I2 कितना होगा, ये आ रहा था आपका E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2, ये आ रहा था। तो यहाँ से आप लिख सकते हो E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1, ओपन कर लिया मैंने, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। यहाँ से क्या आ गया, ये यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस वी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बच जाएगा। तो आपके पास I1 I2 की वैल्यू कितनी आई, I1 प्लस I2 की E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू ये आई। अब इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर देखो, इस सेकेंड के अंदर ये जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है, इसके अंदर देखो, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2 करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2। तो मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा V इज इक्वल्स टू कितना करंट, आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस ऑफ कितना करंट है टोटल, I1 प्लस I2 करंट है इंटू R इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट प्लस क्यों, क्योंकि आप ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। तो आपका जो V आया वो कितना आया, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू R इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट, आपका ये V आया। ठीक है, तो I1 I2 आप वहाँ से निकाल सकते हो, कहाँ से, इस V से कितना आएगा, V माइनस E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका V माइनस E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ I1 प्लस I2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यहाँ से आप और सॉल्व करोगे इसको तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, जो पिछली बार जो आपका I1 प्लस I2 आया था वो कैसा आया था, वो भी तो ऐसे ही आया था, I1 प्लस I2 किसके फॉर्म में, ऐसे ही फॉर्म में। तो एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, जो आपका ये लिखा हुआ है E इक्विवेलेंट, ये जो आपका E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट लिखा है वो क्या है, वो आपका ये है, किसके इक्वल है, ये E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट के इक्वल लिखा हुआ है, कुछ कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। और माइनस वी इंटू, यहाँ पर भी माइनस वी इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आपका क्या आ गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अच्छा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना था आपका, E1 R1 अपॉन प्लस E2 R2, कितना था, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, देखो E इक्विवेलेंट आपका ये था, ठीक है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R2। तो इसको नीचे ले जाओ, आपके पास E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आपके पास जो E इक्विवेलेंट आया वो क्या आया, ये आया। बड़ा आसान है इसको याद करना, ठीक है ना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे करके जितने भी सेल्स आपको गिवन हो उससे आप निकाल सकते हो। तो आपका ये E इक्विवेलेंट आ गया, मतलब E इक्विवेलेंट कौन सा वाला, ये वाला, इसमें आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, ये जो आपने सेल बनाया फाइनल कॉम्बिनेशन करके। ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना था, R इक्विवेलेंट था आपका कितना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आपका R इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, और सेम केस इसी के साथ भी है,
जैसे आपने यहाँ पर तो क्या करा था कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव आपने सारे सेल्स सेम वे में अरेंज कर रखे हैं। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, मतलब E2 को इधर आपकी स्मॉल डंडी आ गई, इधर आपकी बड़ी डंडी आ गई, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो वहाँ पर वापस आप E2 को क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, तो वो उस केस के लिए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बट आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि सेम वे में अरेंज है इसलिए E1 प्लस E2 आ रहा है ना, इसलिए क्या आ रहा है E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2। जब अगर उल्टा होता तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। क्या हमें बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी बात हो गई आपकी, यहाँ तक बात हो गई अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की, क्योंकि अपन सेल को क्या करते हैं, सेल को यूज ही तो करते हैं अपन, है ना। सेल को आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो सेल से आप ले क्या रहे हो बेसिकली, अगर डिस्चार्जिंग कर रहे हो आप सेल की, तो आप सेल से क्या ले रहे हो, आप करंट ले रहे हो। करंट को आप ले रहे हो तो सर्किट कैसा बनेगा, इसका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी ऑलरेडी, बस क्योंकि टॉपिक्स गिवन एनसीईआरटी के अंदर, उसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, और ये E, ये आपका E हो गया। अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो मतलब आप इस जो सेल है, इस सेल से क्या ले रहे हो, करंट बाहर निकाल रहे हो, करंट को बाहर निकाल रहे हो, मतलब करंट बाहर निकल रहा है कहाँ से, सेल से। ये सेल है जिसकी वजह से ये R के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन वापस वही आ जाएगी। क्या इक्वेशन आएगी, अगर आप लूप लॉ लगाओ, लूप लॉ जो आपका किरचॉफ का लूप लॉ होता है, वो क्या होता है, यहाँ से चलो आप इधर से चलो, यहाँ चलोगे तो क्या करेगा, माइनस E गिर जाएगा पहले तो, क्योंकि आप नीचे आ गए। उसके बाद प्लस I इंटू R, फिर उसके बाद यहाँ आ रहे हो, आपका जो आपका करंट है वो ऐसे जा रहा है, आप जा रहे हो ऐसे, तो प्लस I R। तो यहाँ से आपके पास करंट कितना आ जाएगा, करंट आपके पास आ जाएगा E अपॉन R प्लस R। आपको याद हो तो ये डेफिनेशन मैंने पहले थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, ठीक है। तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का सीधा सा मतलब क्या है कि आप सेल से करंट निकाल रहे हो, बस यही मतलब है, ठीक है। तो आपको इससे ये पता चलना चाहिए कि डिस्चार्जिंग है तो अपन करंट वहाँ से निकाल रहे होंगे, ठीक है। चार्जिंग में उल्टा हुआ करंट उसके अंदर डाल रहे होंगे ताकि वो चार्ज होने लग जाए, ठीक। यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं अक्रॉस टर्मिनल, अक्रॉस सेल का टर्मिनल, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है सेल पर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता था, वो कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालोगे, माइनस E में ऐसे चल रहा हूँ सीधा, है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो पहले तो नीचे गिर गया E, माइनस E प्लस IR, कितना हो जाएगा ये, माइनस V के बराबर हो जाएगा, है ना, यहाँ से। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू E माइनस IR, V माइनस IR। तो ये कब है, जब आपकी डिस्चार्जिंग हो रही है, जब आपकी क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो सेल है उससे कम पोटेंशियल आपका सेल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है डिस्चार्जिंग के केस में, क्योंकि E माइनस हो रहा है IR, मतलब E से भी थोड़ा सा कम कर दिया किसने, IR ने कम कर दिया। तो आपका जो पोटेंशियल है ना, जो सेल प्रोवाइड करना चाहता है वो तो कितना है, वो तो E है, बट आपका जो पोटेंशियल लगेगा फाइनली वो कितना लगेगा, E माइनस IR। तो ये डिस्चार्जिंग वाली सिचुएशन के अंदर है। अब चार्जिंग वाली सिचुएशन कंसिडर कर लो, चार्जिंग कर रहे हैं अपन। चार्जिंग का मतलब क्या है, चार्जिंग का मतलब आप करंट उसको दे रहे हो, प्रोवाइडिंग करंट, प्रोवाइडिंग करंट, ये तो कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो, ठीक। तो सर्किट कैसा बनेगा, ऐसे ही, ये आपका सेल हो गया, ठीक, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये, ठीक है। तो इस बार क्या कर रहे हो, आप करंट को सप्लाई कर रहे हो ताकि जो सेल है, सेल का है, ये सेल जो है ये क्या हो, ये चार्ज होने लग जाए, ठीक है। सेल जो है चार्ज होने लग जाए, तो ये E है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिख लो। अगर मैं इसका टर्मिनल निकालता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ, तो कैसे होगा, चल जा लो आप ऐसे चलते हैं इस बार, चलो इस बार ऐसे चलते हैं, अपोजिट टू करंट। तो कैसे लिखोगे, V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अच्छा प्लस ऑफ IR आएगा ये तो, है ना, क्योंकि अपन क्या जा रहे हैं, इस बार करंट ऐसे आ रहा है और अपन उल्टा जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस IR। और इस बार ये भी ऊपर चला गया, मतलब आप नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट कर रहे हो, तो प्लस ऑफ E। तो आपका जो वोल्टेज आया अक्रॉस सेल वो कितना आया, E प्लस IR आया। तो E प्लस IR केस कब आता है, जब आपकी चार्जिंग हो रही होती है, जब आपकी चार्जिंग हो रही होती है। तो ये फंडा है किसका, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। आपको याद नहीं रखना है ऐसा कुछ भी, ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग बस आपको मतलब पता होना चाहिए। चार्जिंग के केस में आप सेल को करंट दे रहे हो, और जो डिस्चार्जिंग होती है उसके केस में आप सेल से करंट ले रहे हो, बस ये चीज़ है।
और कोई इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके इक्वेशंस निकाली हुई। ठीक बात। तो ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि इस आर के अंदर, ये जो आर है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके अंदर अगर आपको पावर को मैक्सिमम करना हो, क्या करना हो, पावर को मैक्सिमम करना हो, तो आपको आर क्या रखना पड़ेगा, है ना। ये तो आपसे पूछा जाएगा और आपको ये भी पूछा जाएगा कि कितनी मैक्सिमम पावर आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम पावर। तो इसकी अपन डेरिवेशन करते हैं। देखो होगा क्या, इस सर्किट के अंदर, इसको मिटा देता हूँ, आपको निकालना है, पता चल गया ना क्या निकालना है, आर ऐसा निकालना है जिससे पावर आपकी मैक्सिमम है। किसके अंदर, इसके अंदर पावर मैक्सिमम है, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, पावर मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो अपने पास ये सर्किट है। अब इस सर्किट का करेंगे क्या, इक्वेशन बना लो। आपकी जो आई आनी चाहिए, आपका जो आई आना चाहिए, आई कैसे निकालोगे, सर्किट लॉ लगाओ, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करो। यहाँ से आप ऐसे जाओगे, पहले सबसे पहले माइनस सी, नीचे गिर गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो करंट के, तो प्लस आई आर, और यहाँ से अच्छा स्मॉल आर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आके ये प्लस आई आर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, कितना आएगा, करंट आ जाएगा आपके पास ई अपॉन आर प्लस आर। अब करंट आपका ये फ्लो कर रहा है ना, इसके अंदर से ये करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर से। तो अगर मैं रेजिस्टेंस का पावर निकालूं, अगर पावर ऑफ रेजिस्टेंस में निकालूं तो कितना आएगा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। आपको वर्क का डेफिनेशन पता है, इसका वर्क अपन कैसे निकाल देते हैं, हीट के फॉर्म में, हीट अपॉन टाइम। हीट कैसे निकाल देते हैं, आर का निकाल देते आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, ये टी है, पावर निकाल रहे हैं अपन, तो टी, ये टी से टी कट गया। आपके पास जो पावर की डेफिनेशन आई, जो आपके पास पावर आया किससे, उस आर से, पावर इन आर, वो कितना आया, आई स्क्वायर आर, ये आया। आई की वैल्यू अभी निकाली, कितनी आई थी, ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इन टू आर, ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r और कैपिटल आर। अब इसको क्या कर लियो, आर को नीचे ले जाओ, इसके बाद क्या हो जाएगा, इस आर को नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाय आर प्लस आर स्क्वायर बाय आर प्लस 2r अपॉन आर। तो ये आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा, जो पावर इन आर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाय आर प्लस 2r। ठीक है, अब ये पावर इन आर है, ठीक है, कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर आपको पावर मैक्सिमम निकालनी है, अपने को, अपना क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम पावर निकालनी, उसकी वजह से अपने को रेजिस्टेंस निकालना होगा कि कौन से रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर आएगी। तो आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएशन कर देते हो, डी बाई डी एक्स, उसकी किसकी इक्वल कर देते हो, उसको 0 को इक्वल कर देते हो। तो x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं जब x के टर्म्स में अपने को मैक्सिमम निकालना होता है। इस बार किसके टर्म्स में निकालना है आपको मैक्सिमम, r के टर्म्स में, बड़े r के टर्म्स में। तो बड़े r के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर दो, क्या करोगे, डी बाय डी बड़ा R इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, जो R की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, R इक्वल्स टू स्मॉल r। तो जब आप अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल रेजिस्टेंस के बराबर रख दोगे, तब इस R के अंदर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। ठीक है, जब आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी स्मॉल अपना इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो उसके अंदर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं। देखो आपने पावर कितनी निकाली थी, पावर इन आर कितनी निकाली थी आपने, आपको याद हो तो पावर इन आर कितनी निकाली थी अपन ने, वो अपन ने निकाली थी E बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इन टू आर, ये निकाली थी। क्या निकाली थी, E बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इन टू आर, यही निकाली थी, है ना। अब यहाँ से क्या आपको R इक्वल्स टू आर करना है ताकि आपका पावर जो है वो मैक्सिमम हो, पावर मैक्सिमम के लिए। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, क्या रखोगे, बड़े आर की वैल्यू स्मॉल आर, तो लिख दो यहाँ से E बाय आर प्लस आर इंटू स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर बाय ये प्लस 2r हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू आर, ये आर से एक आर कट गया, आपके पास जो वैल्यू आई वो आई ई स्क्वायर बाय 4r। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए तो उसके अंदर आपको आर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, स्मॉल आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रखनी पड़ेगी। और पावर मैक्सिमम कितना निकल कर आता है, पावर मैक्सिमम निकल के आता है ई स्क्वायर
बाय 4R, ई स्क्वायर बाय 4R। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर कुछ इस तरह से, आपको क्या अरेंजमेंट गिवन है कि ई सेल है ना, ये आपका ई है, एक सेल का जो ई है वो कितना है, इतना है। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो आर है। अब ऐसे आपने बहुत सारे सेल्स ले लिए और एक रो के अंदर इसी मतलब आइडेंटिकल है सारे सेल्स। क्या है, सारे सेल्स आइडेंटिकल है, सबका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। मतलब E1 R1 ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका ER जितने भी सेल्स हैं सबके। तो अपन ने क्या करा है, ऐसे बहुत सारे सेल्स लिए और एन सेल्स लेके उसको सीरीज में जमा दिया। ये सीरीज में जमे हुए ऐसे करके एन सेल्स ले लिया आपने, एन सेल्स, और ऐसे ही इतने सारे एन सेल्स की सीरीज जमा के उन सब सीरीज को पैरेलल में जमा दिया। कितने रोज में, एम रोज में। मतलब ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितनी होगी, ये एम होगी। ऐसे 3 4 ऐसे करके बीच में यहाँ तक लास्ट में एम होगी। और ऐसे ही यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके लास्ट में कितने सेल होंगे, एन सेल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। आपको ये पूछा जा रहा है कि आप बता दो कि इसके जो ये रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए, है ना, और अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। एक तो आइडेंटिकल सेल्स है, एन सेल्स और एम रोज। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका इक्विवेलेंट बना दिया मैंने, किसका, इस सेल का। इस सेल का मैंने कुछ इक्विवेलेंट बनाया। कैसा बना, इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है एन इंटू ई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है एन इंटू आर अपॉन एम। और अगर आप करंट निकालना चाहोगे तो करंट आप किरचॉफ्स लॉ से निकाल सकते हो सीधा डायरेक्ट। इससे कितना आएगा, आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस भी काउंट होगा, आर प्लस एन आर अपॉन एम। तो यहाँ से ये करंट आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपको बस इसका फॉर्मूला याद करना है। कौन सा वाला, ये वाला आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आपको डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या पार्ट हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का।